You are currently the only person in this conference. Morning, everyone. Good morning, sir. स्क्रीन विजुअल है। स्क्रीन विजुअल है ना। मैं ऑडिबल।
सुनाई दे रहा है सबको? कल हमने आपको एंगुलर मोमेंटम का थर्ड फॉर्मूला, एक रोलिंग बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, वो बताया था। और स्लिपिंग कंडीशन का एक क्वेश्चन दिया था कि अगर किसी बॉडी पर हम सिर्फ वेलोसिटी दे दें या सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी दे दें तो वो स्लिप करता हुआ आगे जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा उसमें अगर हमने लीनियर स्पीड दी है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा और लीनियर स्पीड कम होगा, या फिर अगर हम एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ते हैं तो उसकी लीनियर स्पीड बढ़ेगी। और इस तरह से एक बार बॉडी कहीं ना कहीं जाके प्योर रोलिंग करेगा। फ्रिक्शन का दो रोल है, यहाँ पर हमने आपको बताया था। एक तो कि रिड्यूस द लीनियर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास and to produce torque which produce angular velocity to the body until pure rolling starts। जब तक प्योर रोलिंग नहीं होता तब तक फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन दो तरीके से वर्क करता है, अगर वेलोसिटी दी गई है तो उसको घटाएगा और एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और तब तक करेगा जब तक कि प्योर रोलिंग नहीं स्टार्ट होता। तो इस बेसिस पर ये क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था, लेकिन ये काफी बड़ा गया था। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट लोअर मोस्ट पॉइंट, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके करें, हम देखेंगे ये क्वेश्चन काफी जल्दी बन जाएगा और इसको हम एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे फॉरवर्ड स्लिपिंग की। फॉरवर्ड स्लिपिंग, इसमें हम सेंटर ऑफ मास को एक वेलोसिटी देके छोड़ते हैं v0, और जिस ग्राउंड पर वो मूव कर रहा है वो रफ है, उसका फ्रिक्शन है रफ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में। सेम क्वेश्चन हमने कल किया था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट, वो तरीका अलग था। आज हम लोग सेकंड मेथड से करेंगे और उसको कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है कि लोअर मोस्ट पॉइंट को ही हमने क्यों चूज किया। देखो, यहां से जो वेट और mg पास करेगा वो लोअर मोस्ट पॉइंट से पास करेगा, जो नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन होगा वो भी उसी पॉइंट से पास करेगा, और जो फ्रिक्शन है जो पीछे की तरफ लग रहा है वो भी उसी पॉइंट से पास करेगा। मतलब हमारे पास तीन फोर्सेस है, नॉर्मल, mg एंड फ्रिक्शन, और तीनों हम देखें तो लोअर मोस्ट पॉइंट से उनका लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है। ऑल द थ्री फोर्सेस are passing through the lowermost point,
तो हम इतना श्योर कह सकते हैं कि इनके कारण लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। तो टॉर्क ड्यू टू these forces about lowermost point will be 0। देखो, वैसे तो हम कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। हमने कल आपको बताया था लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट एक पॉइंट जो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के पैरेलल है, उसके अबाउट एक पॉइंट जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके अबाउट। लेकिन सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 नहीं है। जैसे अगर तुम यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हो स्पेस में, तो ये फ्रिक्शन के कारण टॉर्क बनेगा। नॉर्मल और एमजी हम कुछ देर के लिए मान सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नॉर्मल के कारण टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, एमजी के कारण टॉर्क होगा क्लॉकवाइज, तो ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। लेकिन फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क बनेगा वो 0 नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट के बारे में सोचें, टॉप मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल और एमजी तो उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन डेफिनेटली इज गोइंग टू प्रोवाइड ए टॉर्क। इसलिए हम किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। हमको उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ता है जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होता है, और वो पॉइंट हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट है। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट लोअर मोस्ट पॉइंट कर सकते हैं। सो वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट क्या था? अगर ये बॉडी का मास m है, रेडियस r है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विच इज इक्वल टू mk²। तो इनिशियली तो सिर्फ हमने वेलोसिटी दी थी, ओमेगा तो था नहीं। इसलिए लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग यूज करने वाले हैं। उसमें लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का हमने बताया था, कल का जो फॉर्मूला आपको दिया गया था उसमें आप देखोगे आर सेंटर ऑफ मास क्रॉस पी सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम प्लस इंटायर बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों टर्म को ऐड करते हैं। तो अभी हमारा ओमेगा तो 0 है, तो ये टर्म तो होगा नहीं, सिर्फ ये टर्म होगा। पॉइंट मास अगर मूव कर रहा है, तो जैसे यहाँ पर देखे थे mvr, सेंटर ऑफ मास का लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम था वो mvr था, तो आई ओमेगा ना होकर सिर्फ mvr होगा। तो चूंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम लिख सकते हैं mv0 r, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, यू सी जब ये बॉडी प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, तो उस समय इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी और एक ओमेगा भी होगा। तो उस समय भी अगर हम लोअर मोस्ट पॉइंट स्पेस में अगर देखें, तो उस समय जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा mvr
प्लस आई ओमेगा, और ये दोनों सेम सेंस में है, मैं डायरेक्टली इसको ऐड कर देता हूँ, एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा। और प्योर रोलिंग के कंडीशन में, फॉर प्योर रोलिंग v इज इक्वल टू ओमेगा, तो अगर हम चाहें तो ओमेगा को v बाई आर ऐसा पुट कर सकते हैं। अब m हर एक टर्म में है, इसको हटा सकते हैं, और यहां पर v नॉट r इज इक्वल टू वी आर प्लस के स्क्वायर v बाई आर। अगर इस r को हटाएंगे तो ये हो जाएगा v नॉट v प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू वी। अब तुम देखो डायरेक्टली हमारा v का एक्सप्रेशन यहां दिख रहा है, दैट इज v नॉट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसमें हमको टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे सीधे वेलोसिटी आ गई। एंड इफ यू चेक द लास्ट डे रिजल्ट, तो इतना सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद वहां पर भी हम लोग ने जो वेलोसिटी निकाली थी वो वही निकाली थी, v नॉट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये हम कैलकुलेशन से बच गए। लोअर मोस्ट पॉइंट के बाद हमने एंगुलर मोमेंटम किया, तो ये तीसरे लाइन में ही हमारा आंसर आ गया। एंगुलर मोमेंटम का टर्म हमको लिखने आता है, वी नो how to write the expressions for angular momentum, और उसी को हमने लोअर मोस्ट पॉइंट के बाद कंजर्व कर दिया। अब एक बार तुमको वेलोसिटी मिल गई तो ओमेगा मिल जाएगा। कैसे? ओमेगा हमारा v बाई आर होता है, क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो बस r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा v नॉट बाई आर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर इसमें टाइम कैसे पता चलेगा? How we are going to find out the time? जैसे पिछली बार हमने टाइम भी निकाला था, कि इस बार भी वो निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। अगर हमको पता है कि स्लिपिंग हो रही है और फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक नेचर का लग रहा है, तो हमको पता है कि रिटार्डेशन कितना होगा। बॉडी पर रिटार्डेशन जो है वो हमारा हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन एम, ये हो जाएगा म्यू जी, ये रिटार्डेशन है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमको पता है, तो अपन उसको इजीली यूज कर सकते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये रिलेशन आसानी से यूज किया जा सकता है। v हमारा है v नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। अब यहां से यू कैन इजीली सॉल्व फॉर टी, यहां से टाइम के लिए सॉल्व कर सकते हो। वैसे टाइम बहुत कम ही पूछता है, लेकिन अगर ये दो एक्सप्रेशन हमको आ गए तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखोगे ये जो स्लीपिंग कंडीशन है, और खास करके फॉरवर्ड स्लीपिंग का क्वेश्चन है, ये सिर्फ 3 लाइन में बन चुका है। और इसको कैसे बनाया हमने? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट करूं कि ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोग नहीं कर सकते, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट ही एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट सारे फोर्सेस के कारण टॉप जीरो हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन? कल ये होमवर्क दिए थे, कितने बच्चों ने इसको कंप्लीट किया था? हुआ था किसी से? ओके, वेरी गुड। तो स्लीपिंग क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये दोनों अप्रोच लग सकता है। ये जो फोर्स वाला मेथड है
जो मुझे खुद लगता है कि बच्चे इतना बड़ा काम, इतने सारे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें काम बहुत ज्यादा है। फोर्स बैलेंस, टॉर्क, एक्सेलरेशन, ओमेगा, अल्फा, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो इसमें यूज करना पड़ता है फोर्स मेथड से अगर करते हैं तो। लिखना भी बहुत ज्यादा पड़ता है, और अगर यही हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से करें जिसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, तो हमको लिखना कम पड़ेगा। हम कॉन्सेप्चुअली साउंड कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, और हमारा आंसर भी बिना किसी ज्यादा मिस्टेक के आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, जैसे ये फॉरवर्ड स्लीपिंग का क्वेश्चन था, बैकवर्ड स्लीपिंग का क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसको ट्राई कर पाते हैं। ये हमारा बैकवर्ड स्लीपिंग। बैकवर्ड स्लीपिंग में क्या होगा कि हमने ओमेगा दे दिया, जैसे ये हमारा जो बॉडी है इसको ओमेगा दे दिया, लीनियर वेलोसिटी नहीं दी, ओमेगा नॉट, सिर्फ रोटेट करके थ्रो कर दिया, और फ्रिक्शन एनफ है, रफ सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये मास m है, रेडियस r है, और ये सॉलिड स्फीयर है, फाइंड द लीनियर स्पीड of sphere once the pure rolling starts। एक बार जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी ये आपको बताना है। चलिए ट्राई कीजिए। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करें, मैं आंसर लेता हूं। ओके, क्या आंसर आया बताइए। मल्हार। तो
2/7 omega naught r. क्या 2/7 Omega naught r. ओमेगा नॉट आर। देखो, जब भी फाइनल स्पीड हमसे पूछी जाएगी उसमें म्यू का टर्म नहीं आएगा। म्यू का टर्म सिर्फ टाइम में आता है, जो जनरली हमसे नहीं पूछा जाता है। फिर से वही काम करेंगे हम, इसको सीधे सीधे फ्रिक्शन मेथड से नहीं करेंगे, फोर्स मेथड से नहीं करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से करेंगे। एक बार तुम देख लो कि ये जो ओमेगा नॉट हमने दिया है, इसके कारण ये लोअर मोस्ट पॉइंट जो है ये पीछे की तरफ जाने की इसकी टेंडेंसी होगी। ओमेगा आर और ओमेगा नॉट आर, इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी, इसलिए फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ लगने वाला है और ये फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। mg और नॉर्मल उसी पॉइंट से पास करेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। रोलिंग बॉडी के लिए mg और नॉर्मल उसी पॉइंट से पास करते हैं। फिर से लोअर मोस्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट बन रहा है जिसके अबाउट टॉर्क 0 हो रहा है, तो फिर से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसी के अबाउट लगा लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब आप देखिए सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है, तो एंगुलर मोमेंटम में दो टर्म होते हैं। मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं, L इज इक्वल टू R सेंटर ऑफ मास क्रॉस P सेंटर ऑफ मास प्लस I ओमेगा, ये होता है पूरा फॉर्मूला। पर इसे बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग ने किए थे। अब सेंटर ऑफ मास को तुमने कोई वेलोसिटी नहीं दी इस केस में, इसमें तो सिर्फ ओमेगा दिया गया है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और आई ओमेगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है 2/5 mr²। हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं 2/5 mr² इनटू ओमेगा एंड और ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। एक बार जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो डेफिनेटली जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें हमारा लीनियर स्पीड भी होगा और एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। अगर इस तरह का सिचुएशन हम लोग बनाते हैं तो फाइनली इसके पास एक लीनियर स्पीड भी होगी और एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। ये फ्रिक्शन दोनों तरीके से रोल प्ले करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा, ओमेगा को कम करेगा। हम लोग फोर्स मेथड से इसको करना ही नहीं चाहते, हम लोग सीधे सीधे इसको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से करना चाहते हैं। लोअर मोस्ट पॉइंट के बाद फिर से अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालें तो ये बहुत आसानी से तुम लिख सकते हो mvr प्लस आई ओमेगा। आई हमारा है 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट नहीं सॉरी ओमेगा। अब ये v और ओमेगा दोनों अननोन है, क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर प्योर रोलिंग v इज इक्वल टू ओमेगा, ये हमको करना नहीं भूलना है। अब इसके बाद देखोगे एक लाइन में ही आंसर आ रहा है, m हटा दो यहां से, अगर चाहो तो r² भी हटा सकते हैं, लेकिन उसको रहने दो, एक r कैंसिल आउट हो रहा है, एक r को ही हटाओ। तो यहां पर देखोगे 2/5 ओमेगा नॉट r इज इक्वल टू v प्लस 2/5 ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं v/r, और एक r यहां पर भी पड़ा हुआ था तो r वहां भी लिखना पड़ेगा। ये एक r² में r कैंसिल आउट हुआ था, r बचा था, ये r इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये कितना सिंपल कैलकुलेशन हो गया। तो 2/5 ओमेगा नॉट r इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 7/5 v, 5 will get cancelled, easily you can write v is equal to 2/7 नॉट।
वेरी वेरी गुड। अब एंगुलर वेलोसिटी भी अगर हमको निकालनी है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि हमारी स्पीड कितनी है, एक हो सकता है हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो लीनियर स्पीड तो हमने निकाल ली। अगर हमसे पूछा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दैट इज इक्वल टू सिंपली v बाई आर। यहाँ पर v का वैल्यू इसमें r से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट अपॉन 7। तो देख रहे हो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बन रहे हो। और मैंने यहाँ पर सॉलिड स्फीयर दे दिया। तुम अगर इसको एक जनरल बॉडी के लिए भी चाहो तो सॉल्व करके फॉर्मूले बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दैट विल बी वेरी सिंपल। यहाँ पर हमारा m के स्क्वायर इंटू ओमेगा ऐसा करके टर्म आ जाएगा, और वहां पर एम बी आर प्लस आई ओमेगा ये टर्म आ जाएगा। और इफ यू ट्राई टू सॉल्व यू कैन इजिली सॉल्व। द पॉइंट इज कि हमको लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाने आना चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन है और हमने इसमें यूज किया। टाइम जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो याद रखना कि हमारा पूरे मोशन के दौरान रिटार्डेशन, और इस केस में वो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इस बार जो फ्रिक्शन है बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तभी तो इसकी वेलोसिटी जनरेट हो रही है। पहले इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। हमारा जो कार होता है उसमें कुछ इसी तरह का फिनोमेना होता है। अगर हम बहुत फास्ट कार को एक्सेलेटर देके स्टार्ट करने की कोशिश करें, नॉर्मली हम लोग स्लोली स्टार्ट करते हैं, तो प्योर रोलिंग बिगनिंग से ही स्टार्ट रहता है। लेकिन अगर मान लो जैसे रेसिंग गेम्स वगैरह, तो बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट होने से पहले ही वो जो अप एरो की है उस पर उसको प्रेस कर देते हैं। तो देखोगे कि वहीं पर पहिया स्किड कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। कितने लोग रेसिंग गेम खेले हुए हो पहले? रेसिंग गेम नहीं खेले, वीडियो गेम, NFS ऐसा इस तरह का कोई रेसिंग गेम? उसमें जब स्टार्ट होने वाला रेस होता है, अगर तुमने 1 3 2 1 काउंटडाउन स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद रेस स्टार्ट होती है। यू कैन इजीली सी कि जब हम अप एरो की पहले से दबा के रखते हैं तो पहिया अपनी जगह पर ही घूम रहा होता है, आगे नहीं बढ़ रहा होता है। दैट इज स्लीपिंग कंडीशन। और उस केस में फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ लगता है, और जैसे ही जो रेस है वो स्टार्ट होती है तो फ्रिक्शन उस कार को एक वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। हम लोग खुद से कभी भी वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इस तरीके से ये पूरा फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने बार बार एक चीज इंश्योर करी है कि जब वेलोसिटी दी तो ओमेगा नहीं दिया, जब ओमेगा दी तो वेलोसिटी नहीं दिया। दोनों भी दिया जा सकता है और तब भी स्लिपिंग हो सकती है। जैसे हाँ बताइए। सर वो पूछना था कि जो बूमरैंग यूज करते हैं उसमें वो उल्टा कैसे मूव करता है, मतलब सामने फेंका तो। बूमरैंग, बूमरैंग का एग्जैक्टली होगा तो उसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही, लेकिन वो एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है ये हम अभी नहीं बोल पाएंगे। देखो, एक बार जब हमने किसी बॉडी को हवा में छोड़ दिया तो उसके बाद उसके मूवमेंट के लिए, उसके डायरेक्शन चेंज के लिए ये पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ही होता है। लेकिन उसका जो शेप है उसमें भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एरोप्लेन जब हवा में होता है तो टर्न कैसे लेता है? नॉर्मली जब कार को टर्न लेता हो तो वहां पर फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हवाई जहाज जब एयर में होगा तो उसको टर्न लेने के लिए वहां पर कोई
फ्रिक्शन नहीं है, मतलब इन द सेंस कि एयर ड्रैग है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। प्लेन को एक तरीके से एक तरफ टिल्ट किया जाता है, तब वो टर्न लेता है। तो बूमरैंग का भी जो शेप है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसको वापस आने के लिए, और उसमें भी कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही लग रहा होगा, बट हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हमने बहुत पहले पढ़ा तो था, बट एकदम से भी ध्यान में नहीं है कि वो क्या कैसे वापस रिटर्न हो जाता है। अच्छा, आप लोग ने मतलब बूमरैंग से कभी खेला है? वापस आता है? हमने मतलब टीवी सुना है, पढ़ा है। मोगली, वो हम लोग के टाइम वो जंगल बुक वाली टीवी पर सीरीज आती थी मोगली, तो उसमें ये दिखाता था। लेकिन संयोग ऐसा है कि हमने कभी बूमरैंग रियल में भी नहीं देखा और न ही यूज किया। अभी आज तुम बात कर रहे हो तो मेरे को अचानक से याद आया कि अच्छा, ये भी चीज कुछ होता था। किसी ने खेला है? मतलब नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मतलब ये गलत बात है कि वो वापस आता है, वो एक्चुअली सही बात है। और जब हम छोटे ही थे तो हमने एक बार कोशिश करी थी ये जानने की कि वो वापस क्यों आता है, लेकिन उस समय इतना वो एक्सप्लेनेशन था जो हमारे समझ से बाहर था। और देखो, अभी तुम पूछ रहे हो तो मेरे को एकदम से याद आया कि एक बार, अब शायद वो मेरे को समझ आ जाए, दिमाग से ही नहीं निकल गया था ये बूमरैंग। बढ़िया। एनीवन हैव प्लेड दैट बूमरैंग? और बूमरैंग का भी थ्रो करने का एक तरीका होता है, मतलब जहां तक मुझे याद है, ऐसे किसी बूमरैंग को फेंक देंगे तो वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको एक प्रॉपर तरीके से थ्रो करना पड़ता है, तभी वो घूम के वापस आता है। मैं एक बार इसको देखूंगा, फिर आपको बता दूंगा। जैसे योयो, योयो हमने खेला हुआ है। योयो भी अभी बहुत नहीं दिखता, दैट इज नॉट वेरी कॉमन टॉय। और उसको भी एकदम से वो, जैसे अगर नीचे हम लोग थ्रो करते हैं तो वो वापस आए, इसके लिए भी अपने को काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर हम सिंपली उसको छोड़ देंगे तो वो सिर्फ नीचे जाएगा, वापस नहीं आएगा। उसको एक जर्क देके छोड़ना होता है, या फिर जैसे ही वो नीचे जाता है एक हल्का जर्क देना होता है, तब वो वापस आता है। वैसे ही बूमरैंग में भी कुछ एक टेक्निक होती है थ्रो करने की, और उसमें वो कैसे वो रिटर्न होता है, वी कैन लुक इनटू इट। एक बार मैं देखूंगा, फिर बताऊंगा। स्लीपिंग कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार सिर्फ ओमेगा दिया जाए या फिर सिर्फ स्पीड दी जाए, दोनों भी दिया जा सकता है। एक एग्जांपल, मैं लास्ट एग्जांपल इसका लेने वाला हूँ, और मैं देखता हूँ कितने बच्चे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं। एक हमारी रोलिंग बॉडी है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लिख रहा, पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखूंगा, सिर्फ डायग्राम से ही मैक्सिमम बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इस तरह का सिचुएशन है, हमने इसको वेलोसिटी दे दी है वी नॉट, और इसको ओमेगा दिया गया है 2 ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर, ये भी दिया गया है। और ये क्या है हमारा? ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है। रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, वैसे ये फाइनल आंसर में नहीं आएगा। अब आपसे पूछा गया है कि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी उस समय इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वंस प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, करना आप ही लोग को है। हमने जो 2 ओमेगा नॉट दिया है, ओमेगा नॉट अगर वी नॉट बाई आर के बराबर है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्लिपिंग तो हो रही है।
you can easily check whether there is slipping at the lowermost point or not. Definitely slipping होगा. अब आपको डिसाइड करना है कि ये कौन सा स्लिपिंग का क्वेश्चन है, और आपको डिसाइड करना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे लगेगा. लेकिन अगर लगाओगे तो इसका भी आंसर वही 3 लाइन में आएगा जैसे पिछले क्वेश्चन का आया था. चलिए ट्राई कीजिए. और बच्चे भी ट्राई करें. सिर्फ एक बच्चे के करने से कैसे काम चलेगा. एक ही वैरायटी का क्वेश्चन. आफिया, चैतन्य, आप लोग ने तो कल एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स निकाले थे, बस वही करना है. और क्या कर रहा है. 2 सिचुएशंस में एंगुलर मोमेंटम निकाल के इक्वेट कर देना है. इजीली हमारा आंसर आ जाना चाहिए. ओके, इसमें बताइए ये कौन सा स्लिपिंग का क्वेश्चन है, फॉरवर्ड स्लिपिंग या बैकवर्ड स्लिपिंग. ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है. ये कौन सा स्लिपिंग हो रहा है यहाँ पर. कोई नहीं. आप लोग ध्यान से चीजों को नहीं सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर समझना बंद कर दिए हो. क्योंकि अगर सुन रहे होते तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. अब बताइए आफिया. सर ओमेगा 4 ओमेगा नॉट बाय ओमेगा क्या है. 4 ओमेगा नॉट बाय 3. 4 ओमेगा नॉट अपॉन 3. ओके, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का क्वेश्चन है, बैकवर्ड स्लिपिंग का. सर फॉरवर्ड स्लिपिंग. नहीं, अगर आप देखोगे तो चूंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v नॉट हमने दी है, तो ये v नॉट तो आएगा ही आएगा. और 2 ओमेगा नॉट हमने एंगुलर वेलोसिटी दी है, तो इसका जो 2 ओमेगा नॉट r ये रोटेशन के कारण इसकी वेलोसिटी आएगी. तो देखोगे तो v नॉट जो है वो ओमेगा नॉट r के बराबर है. यू कैन सी v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट r. मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ. ओमेगा नॉट आर को वी नॉट से रिप्लेस करेंगे तो नेट वेलोसिटी पीछे की तरफ. यानी कि ये बैकवर्ड स्लिपिंग का क्वेश्चन है और फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. वैसे हम लोग को कौन से स्लिपिंग का क्वेश्चन है ये फाइनल आंसर के लिए जरूरी नहीं है. कोई भी स्लिपिंग हो हमारा कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये कौन सा स्लिपिंग का क्वेश्चन. मल्हार, आपका बताइए क्या आंसर आया. हाँ सर, सेम ही है. सेम है. ओके,
जैसे मैंने कहा कि हमारा वेलोसिटी दे दिया जाए, ओमेगा दे दिया जाए, हमको करना वही है, लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट अगर हम लिखना चाहेंगे तो एक तो टर्म हो जाएगा एम वी नॉट आर, प्लस सॉलिड सिलेंडर है तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ओमेगा, ओमेगा यहां पर दिया हुआ है 2 ओमेगा नॉट, तो 2 ओमेगा नॉट लिख देंगे। और जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा तो ये तो हम लोग को पता ही है एम वी आर प्लस आई ओमेगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो वी नॉट को ओमेगा नॉट में रिप्लेस कर दिया जाए, और यहाँ पर भी वी और ओमेगा में एक रिलेशन होगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, यू नो वी इज इक्वल टू ओमेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। हमने ये जो कंडीशन दिया था ओमेगा नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर, ये प्योर रोलिंग के लिए नहीं दिया था, हमने एक वैल्यू दोनों को असाइन कर दिया था, अदरवाइज ये दो अलग अलग टर्म हो जाते हैं और दो अलग अलग टर्म के टर्म्स में हमारा आंसर आता है। हमने एक रिलेशन इसके बीच में दे दिया था ताकि हमारा फाइनल आंसर किसी एक के टर्म में आए। जैसे बच्चों ने ओमेगा नॉट के टर्म में निकाला है तो मैं भी इसको ओमेगा नॉट के टर्म्स में ही सॉल्व कर देता हूँ। सो वी नॉट को ओमेगा नॉट आर से रिप्लेस कर देते हैं, तो एम ओमेगा नॉट आर स्क्वायर प्लस ये 2 विल गेट कैंसिल्ड, एम ओमेगा नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर भी ओमेगा को वी बाई सॉरी वी को ओमेगा आर अगर लिखेंगे सो ओम एम ओमेगा आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। अब आर स्क्वायर का टर्म हर जगह है, हटाओ, एम का टर्म भी हर जगह है, हटाओ, यू कैन सी यहां पर ये हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा बाई 2, हो जाएगा 3 ओमेगा बाई 2, so 2 omega naught is equals to 3 omega by 2, and the final answer omega is equals to 4 omega naught upon 3. अगर लीनियर स्पीड निकालने के बाद तो कर देंगे v is equals to simply omega into r, and this will be equals to 4 omega naught r upon 3. तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये लोअर मोस्ट पॉइंट के बाद लगाना कोई बड़ी बात नहीं। आई होप कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखो लगभग इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, एक दो और कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस तरीके से अभी आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो वो एकदम से बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें काम आने वाली हैं, जैसे एक रॉड और बॉल का कोलिजन, वहां भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, जैसे मान लो एक टेबल टॉप है, दिस इज नॉट इन वर्टिकल प्लेन, ये एक रॉड है, और ये इस पॉइंट से पाइवोटेड है, पॉइंट ऑफ पाइवोट। और यहां पर
एक मार्बल आके से स्ट्राइक कर रहा है। तो ये सारी चीजें एक टेबल के ऊपर हो रही है। दिस इज नॉट इन वर्टिकल प्लेन। A rod is pivoted on a horizontal table. इस रॉड का भी मास अगर चाहे तो हम लोग m ले सकते हैं। ये जो बॉल है जो आके इसे स्ट्राइक करेगा, इसका मास भी हम दोनों का मास सेम ले सकते हैं, अलग ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो रॉड का मास 2m ले लो, ये जो बॉल का मास है उसको m/4 ले लो, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। और ये लेंथ जनरली हम लोग L से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द रॉड दिस मास गेट स्टिक टू द रॉड। ये बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन में होते हैं। देखो ये भी एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है कि टकराने के बाद क्या होगा। टकराने के बाद हो सकता है ये जो मास है वो रेस्ट में आ जाए, टकराने के बाद ये मास रॉड में चिपक जाए। अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिकली दोनों मैं ले लेता हूं। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी of rod just after the collision if ball come to rest after striking the rod, और दूसरा ball stick to the rod after collision, after striking the rod, ऐसा लिख लो। तो हमारा दो पॉसिबिलिटी है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी अपन चाहे तो इम्पल्स वगैरह यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड फिर से लंबा जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो मास है बॉल और ये रॉड, इनको कंबाइंड एक सिस्टम की तरह देखेंगे। वी विल सी दिस इंटायर थिंग एज आवर सिस्टम। सिर्फ ये जो पॉइंट ऑफ पाइवोट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बाकी रॉड और मास ये दोनों एक सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टेक द बॉल and the rod as your system। इसलिए जब बॉल इसके बाद इस पर स्ट्राइक करेगा तो इनके बीच जो फोर्सेस लगेंगे वो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। इसको लेने का फायदा क्या हुआ, सो दैट whatever force or impulse
going to act that will be internal in nature. ये एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा और इसलिए हम टॉर्क वगैरह के बारे में बॉदर नहीं होंगे। हाँ बताइए। सर आंसर आंसर बताओ ना। अच्छा आंसर, हमको लगा कुछ लॉजिकली आप लोगों को पूछना है। ठीक है, आंसर भी लेंगे हम लोग एक एक करके। तो याद रखना कि यहाँ पर दो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग आंसर से ले लेंगे। एक कि पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि हम लोग को बॉल और रॉड दोनों को एक सिस्टम की तरह देखना है, और चूंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बातें चल रही हैं तो आप लोग को पता है कि कहीं ना कहीं हमको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है, लेकिन किस पॉइंट के बाद। तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ पाइवोट है यही एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके अलावा कोई और पॉइंट और कोई भी ऐसा नहीं है जो इन रॉड और मास के ऊपर फोर्स लगा सके। तो ये जो पॉइंट ऑफ पाइवोट है ये तो फोर्स लगाएगा, दिस इज गोइंग टू अप्लाई फोर्स, लेकिन ये जो फोर्स लगाएगा ये कितना लगाएगा ये हम लोग को नहीं पता। और अगर हम कोई भी और पॉइंट चूज करते हैं पॉइंट ऑफ पाइवोट के अलावा, तो फिर हमको पाइवोटेड पॉइंट कितना फोर्स लगा रहा है ये भी काउंट करना पड़ेगा, उसके कारण टॉर्क निकालना पड़ेगा और रो नॉन जीरो होगा। इसलिए अगर हमको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है तो हम जानबूझ के ये जो पॉइंट ऑफ पाइवोट है इसी के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी मैं लिख देता हूं। वैसे बच्चों ने आंसर निकाल लिया है, लेकिन जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज कंजर्व एंगुलर मोमेंटम about point of pivot। पॉइंट ऑफ पाइवोट जो है उसी के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, बिकॉज फोर्स, या फिर ऐसे लिख लो टॉर्क ड्यू टू, बिकॉज टॉर्क ड्यू टू forces applied by pivot about that point will be zero। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमको ध्यान में रखनी है। उस पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट हमारा टॉर्क जीरो होगा, जो भी फोर्स लगेगा वो तो इसी पॉइंट से पास करेगा। हमारे एक्स आर वाई कुछ भी लिख दे, हमने पाइवोट पॉइंट कैसे फोर्स लगाता है ये सारी बातें बताई हुई है। तो हमको उसी पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना पड़ेगा। नाउ चूंकि दो बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं पहले इनसे आंसर ले लेता हूं, बाकी बच्चे ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझें और ट्राई करें और पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करके इस क्वेश्चन के आंसर को फिगर आउट करें। चलिए मैं पहला आंसर लूंगा आद्या से, फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आफिया से। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए।
The 3v naught by 2l. 3v naught upon 2l. ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मल्हार आप बताएं। 3v0 by 4l। सर और मेरे पहले इसमें भी अलग है आंसर। अच्छा, पहला वाले में क्या आंसर है आपका? 3v0 by l। 3v naught upon l। अब फिर आपका सेकंड वाले में क्या आंसर है? The 6v naught by 7l. ओके, दोनों आंसर अलग लगा रहे हैं। अब हमने चूंकि इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो कहीं कोई करेक्शन की गुंजाइश है क्या? अदरवाइज वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार दोनों लोग चेक कर लीजिए। Anyone have any correction? बाकी बच्चे कोई आंसर? चलिए मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को बताता हूं। बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द रॉड। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इफ यू सी, अगर हम कंबाइंड पूरे सिस्टम का पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाहते हैं, दिस इज द सिचुएशन गिवन और ये हमारा पाइवोटेड पॉइंट है। तो रॉड तो ना रोटेट कर रहा है, रॉड तो बिल्कुल रेस्ट में है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो लेने का जरूरत नहीं है। ये जो मास है ये बिल्कुल एंड से पास कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एंड से पास करे, इससे भी वैरायटी हो सकती है, लेकिन अभी का बात है कि ये एल डिस्टेंस से पास कर रहा है। तो एक मूविंग पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर हम देखें तो ये हो जाएगा mv0l एंड दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम इफ यू सी, टकराने के बाद अगर ये रेस्ट में आ जा रहा है तो सिर्फ रॉड रोटेट करेगा, and let's say that is rotating with angular velocity omega। तो बाद में भी हमको पूरे इंटायर बॉडी का और इंटायर सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लेना है। क्योंकि m रेस्ट में आ गया इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम तो लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, ये तो रेस्ट में आ गया। तो सीधे सीधे आफ्टर कोलिजन हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो सिर्फ आई ओमेगा होगा, which is equals to ml square upon 3 into omega। Because m is not, ये जो बॉल है वो मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट में आ गया इसलिए ये। अब सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा लो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा mv0 l is equals to m omega l square upon 3। नाउ एक l से ये l कैंसिल आउट होगा, एक m से ये m कैंसिल आउट होगा।
ओमेगा इज इक्वल टू 3v0 अपॉन एल। ये आंसर रॉन्ग हो गया बच्चे, आफिया। 3v0 बाई एल इज द करेक्ट आंसर। आपने क्या रॉन्ग किया बताइए? मैंने पॉइंट ऑफ पाइवट सेंटर में बना दिया था। तो उस केस में फिर अपने को ml²/12 आई ओमेगा लेना पड़ेगा, तब भी आंसर, अगर पॉइंट ऑफ पाइवोट लोगे ना, एक मिनट मैं आपके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन को करूं तो ये हो जाएगा mv0l/2 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि सेंटर के अबाउट हमको लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा ml²/12 इंटू ओमेगा। अगर इसको तुम इक्वेट करोगे तो यहाँ पर ये 6v0 अपॉन एल कुछ ऐसा आएगा, तब भी ये 3v0/12 नहीं आएगा। ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं ये तब होगा जब हम पाइवोटेड पॉइंट रॉड के सेंटर में होता है। इफ पॉइंट ऑफ पाइवोट इज एट सेंटर ऑफ रॉड। और वही दूसरा क्वेश्चन, जब ये टकरा के और इसी के साथ चिपक गया तो दोनों रोटेट करने लगेंगे, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में कोई फर्क नहीं आएगा। ये तो जो हमने निकाला है पहले वाले केस में, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यही रहने वाला है, mv0l एंटीक्लॉक। लेकिन जो दूसरा फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, जब ये इसके साथ चिपक जाएगा तो कंबाइंड सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि उसके बाद हम आई ओमेगा यूज करेंगे, तो आई क्या होगा, तो ml²/3 प्लस ml², ये हो जाएगा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, और उस पॉइंट मास का जब वो टकराएगा तो वो उसके साथ चिपक जाएगा। तो एल डिस्टेंस पर है तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² होता है इनटू ओमेगा। अब बस इसको इक्वेट कर लो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पाइवोटेड पॉइंट। याद रखना कि हम हमेशा पॉइंट के अबाउट ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर mv0l is equals to 4ml² upon 3 omega. m will get cancelled, l will get cancelled. यहाँ से ओमेगा हमारा आ जाएगा 4v0 अपॉन l, सॉरी 3v0, क्या लिख रहे हैं हम, तो ओमेगा इज इक्वल टू 3v0 अपॉन 4l। ये भी रॉन्ग हो गया, आपने कुछ तो भी मिस्टेक किया है। तो ये रॉड जो है वो पाइवोटेड है, ऐसे ही रॉड पाइवोटेड नहीं हो वैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट एक बार में पूरा पूरा समझना ये काफी मुश्किल जाएगा, जब अगर अभी तक हम लोग ने चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा। अब बताइए। सर जब पाइवोटेड नहीं होगा तब सेंटर ऑफ मास से घूमेगा ना रॉड? नहीं, अगर ये पाइवोटेड नहीं होता ना तो उस समय हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर सकते थे। दोनों को कंबाइंड एज ए सिस्टम लेंगे तो कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अगर ये रॉड पाइवोटेड नहीं होता, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग में आता है, आप लोग को नहीं आता। जैसे मान लो ये मास है, ये ऐसे मूव कर रहा है और ये टकरा रहा है, कहीं भी टकरा सकता है। अगर इसको तुम कंबाइंड एज ए सिस्टम लो तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा।
तो कोई जरूरी नहीं है कि हम एंगुलर मोमेंटम जहां पर टकरा रहा है इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करें, कंजर्व करें, या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट के अबाउट कंजर्व करें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व करें, किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करेंगे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगाना पड़ेगा, और ये दोनों को यूज करके जनरल मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन जब ये पाइवोट कर देते हैं तब मजबूरी होती है इसी पॉइंट के अबाउट निकालना, क्योंकि ये पाइवोट फोर्स लगा सकता है। जब ये पाइवोटेड नहीं है तब कोई फोर्स टॉर्क नहीं लगेगा, इसलिए ये दोनों लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट ये क्वेश्चन जैसा रिस्पॉन्स है क्लास का अभी के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये जो मास से आके स्ट्राइक कर रहा है तो लिनियर जो अपना रॉड है उसका मोशन कैसा होगा, सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव करेगा, कैसे रोटेट करेगा, ये सारी जो बातें हैं ये अभी थोड़ा मुश्किल है। तो देखो ये जो चैप्टर है, मैं आज इस चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ। कुछ चीजें जरूर हैं जो हम लोग दोबारा कभी अगर इस चैप्टर को देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो उस समय पढ़ लेंगे, लेकिन इस चैप्टर को अब इससे ज्यादा हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इफ यू सी दिस चैप्टर इज स्टार्टेड फ्रॉम 9th of October। लगभग 40 दिन से ये चैप्टर चल रहा है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैं तुमको सीरियसली बता रहा हूं, एक नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये सारी चीजें एक बार में समझ पाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में इस चैप्टर को पार्ट बाई पार्ट ही करते हैं, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लिया, सेंटर ऑफ मास कर लिया, प्योर रोटेशन कर लिया और रोलिंग कर लिया। ऐसे छोटे छोटे चंक्स में लोग कर लेते हैं इसको, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मेडिकल में इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन इससे आएंगे। जब आपका इसी चैप्टर पर टेस्ट होगा तो डेफिनेटली 5-10 जितने भी क्वेश्चन आए, लेकिन नीट में अगर तुम जाके चेक करोगे तो इस पूरे चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, और उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और 2-3 क्वेश्चन को भी अगर हम लोगों को करना हो तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तो आता ही आता है। इसलिए जिन बच्चों ने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से किया है, दैट इज वेरी वेरी गुड। अगर मान लो नहीं कर पाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा फिजिक्स इसी चैप्टर पर ही आधारित है, ऐसा नहीं है सारे एग्जाम के नीट के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे, कोई जरूरी नहीं। ये एक डिफिकल्ट चैप्टर है और मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो खास करके ये डिफिकल्ट हो जाता है। मैथ्स नहीं पढ़ते हो, उसमें बहुत सारे बात, बहुत सारा कैलकुलेशन। तो जितना आपसे हो पाए पहले आप उतना करेंगे। उसके बाद अब हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रेविटेशन, क्योंकि अगर हम इसी चैप्टर में और ज्यादा टाइम देते गए तो अपना सिलेबस भी लैग होगा और अभी करने से बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा है। मैंने रिमेडियल क्लासेस भी सोचा लगाऊं, लेकिन उसमें मैक्सिमम बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया, किसी ने उसका एडवांटेज नहीं लिया। जिन बच्चों के लिए स्पेशली हमने सोच के लगाया था वो बच्चे तो नदारत थे। तो रिमेडियल क्लास आपने अटेंड नहीं करी, डाउट्स आपने क्लियर नहीं किए, और आज भी क्लासेस में जो रिस्पांस है उसके बेसिस पर मुझे लगता है कि ये चैप्टर तुम लोग का थोड़ा वीक ही रह गया। बट अगेन जैसा मैंने कहा, ये चैप्टर का आगे आने वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा रोल नहीं है। जैसे ग्रेविटेशन एक टोटली अलग चैप्टर है, थोड़ा बहुत हम लोग फोर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसका जो रिलेशन है वो वर्क एनर्जी पावर से, रोटेशन से उसका ज्यादा रिलेशन नहीं है। इसलिए अपने को पूरे हेल्दी माइंड से ग्रेविटेशन स्टार्ट करना है, और उसके बाद की भी जो चीजें हैं वो भी सब वर्क एनर्जी और न्यूटन लॉज इसी से रिलेटेड है।
रोटेशन से रिलेशन बहुत कम है। तो इस पर अगर कहोगे तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हम लोग 3-4 दिन के बाद रख सकते हैं, ताकि तुम लोग को भी एक टाइम मिले। वैसे दीपावली में काफी टाइम तुम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, बट आई डोंट नो वेदर यू हैव ट्राइड दिस और नॉट। So from tomorrow, we are going to start gravitation. ग्रेविटेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और अब क्लासेस सीरियसली स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोगों को एक अच्छा खासा गैप भी मिल गया है, तो अब क्लासेस आप सीरियसली अटेंड कीजिए, पूरे मन से अटेंड कीजिए। और जैसा मैंने आपको कमिट किया है, अगर मॉर्निंग टाइम में आप लोग को इश्यूज आ रहे हैं क्लास अटेंड करने में, तो आई कैन शिफ्ट सम ऑफ द क्लासेस इन द इवनिंग एज वेल, बट वो नवंबर के बाद होगा। अभी नवंबर में आप लोग जितने दिन बचे हैं, आज सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में जितनी भी क्लासेस होती हैं वो हमने मॉर्निंग में शेड्यूल करी है। आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर लगेगा कि सर मॉर्निंग में क्लासेस होने की वजह से मेरे को ज़्यादा जल्दी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, या नींद में रह रही है, जैसा भी कुछ मेरे को इश्यूज सुनने में आए, तो फिर अपन कुछ क्लासेस को इवनिंग में शिफ्ट करिए। क्योंकि अभी इवनिंग में क्लास 12 की क्लासेस चल रही है, इसलिए मैं शिफ्ट नहीं कर पा रहा, नहीं तो मैं वो पहले शिफ्ट कर देता। उनका सिलेबस 2-3 दिन में कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद फिर इवनिंग स्लॉट आप लोग का अवेलेबल हो जाएगा। इफ यू वांट वी कैन शिफ्ट सम क्लासेस, लेकिन मैं फिर कहूँगा मॉर्निंग क्लासेस इज ऑलवेज बेनिफिशियल। क्लास 12 जो था, जब वो 11th में था तो उनकी क्लासेस मॉर्निंग में हुई थी सारी क्लासेस। इवन क्लास 12 में भी मोस्ट ऑफ द क्लासेस उनकी मॉर्निंग में हुई थी। एक दो बाद में क्लैश होने लगा, इसलिए इवनिंग में शिफ्ट करनी पड़ी क्लासेस। तो मॉर्निंग की क्लासेस सबसे बेस्ट होती है। अगर पूरे मन से क्लासेस अटेंड करोगे तो सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मॉर्निंग क्लासेस में आती है। उसमें पूरा दिन का अपना एग्जर्शन होता है इवनिंग क्लासेस में। उस समय तक तुम सब कुछ कर लिए होते हो, हर जगह से जो भी पढ़ना है करना है, तो माइंड में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा होता है, और उसके बाद फिर से 1-1.5 घंटे की क्लास बियर करना, दैट विल बी डिफिकल्ट। और अगर अभी मॉर्निंग में क्लासेस आप अटेंड करते हो तो अभी कुछ भी नहीं है दिमाग में, बिल्कुल आप फ्रेश माइंडेड हो एक तरीके से। तो ये हमेशा बेनिफिशियल है कि यू अटेंड द क्लासेस इन द मॉर्निंग। बाकी जैसा होगा नवंबर के बाद अपन एक बार बात करेंगे, और उसके बाद 1-2 क्लासेस या जैसा अवेलेबिलिटी होगा वैसा चेंज कर देंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, रोटेशन जो चैप्टर था ये एक बड़ा चैप्टर था, डिफिकल्ट चैप्टर था, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत कोशिश किया है उन्होंने समझा भी है, ऐसा नहीं है कि उनका बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आया। पार्ट बाई पार्ट भी समझे हो तो बहुत। Gravitation we are going to start tomorrow. That's all for today. Thank you.